कोशेंट रूल कहने को कोई नया रूल नहीं है, वो एक्चुअली प्रोडक्ट रूल का ही एक्सटेंशन है एज फार एज डिफरेंशिएशन इज कंसिडर्ड। विल एक्चुअली सी कि प्रोडक्ट रूल से ही कैसे आप कोशेंट रूल बना सकते हो, और अगर आप प्रोडक्ट रूल की तरह ही ट्रीट करना चाहो तो वही कर सकते हो, कोशेंट रूल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये भी हम देखेंगे। खैर, दोनों बातें अपनी अपनी जगह है। कई क्वेश्चंस कोशेंट रूल से बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो वो बात भी आज हम करेंगे। आप एक IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन का हिस्सा हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ये तैयारी आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के तहत करवाई जा रही है, जहां पर हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। खैर, इस तैयारी के 5 हिस्से हैं। 5 हिस्सों में पहला हिस्सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने कवर किया। अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे। देन हम अलजेब्रा पर आएंगे और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ इस तैयारी को कल्मिनेट करेंगे। ये तैयारी एक प्लानिंग के साथ की जा रही है। प्लानिंग क्या है भाई, कि हमने जो भी चैप्टर्स करते हैं उनके हम कंसेप्ट्स पहले सीखते हैं, उन कंसेप्ट्स को मजबूत बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस यानी एग्जाम्पल्स के ज़रिए। उन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद जब कंसेप्ट्स हो चुके होते हैं तो आपको अपनी प्रैक्टिस, आपके कंसोलिडेशन, ताकि आप भी अपनी कमांड डेवलप करें, आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद जब चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स कवर हो चुके होते हैं तब हम आपको उस चैप्टर से पूछे गए JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करवाते हैं। इस तरीके से तैयारी इंश्योर होती है। खैर, अगर हम आज बात करें कोशेंट रूल की, तो पहले तो मैं कोशेंट रूल अपने तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि कोशेंट रूल ये बना तो बना कैसे। आप इस बात को ऐसे समझो कि क्या मैं इसे ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ, जब मुझे कोई कह रहा है f(x)/g(x), है ना, इसे कोई कह रहा है डिफ्रेंशिएट करिए, तो अगर इसका मुझसे कोई डिफ्रेंशिएशन मांग रहा है तो क्या मैं इसे प्रोडक्ट रूल की तरह ट्रीट कर सकता हूँ? कैसे सर? मैं कह रहा हूँ कि ddx जो मुझे लेना है वो क्या मैं ऐसे नहीं ले सकता f(x) इंटू 1/g(x)? बिल्कुल कर सकते हो, क्या बुराई है, कोई परेशानी। हम लगा लेंगे अपना चेन रूल वगैरह वगैरह, जैसे कि क्या, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर जो आप ddx ले रहे हो, वो क्या ले रहे हो, f(x) तो है ही, और 1/gx को क्या मैं gx की पावर -1 लिख सकता हूँ। आई होप इन बातों में फ़र्क है ना, ये बात आप शुरुआत से जानते हैं कि कभी भी इस बात को लेकर आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि g इनवर्स x लिखने का ये तरीका है और gx की पावर -1 लिखने का ये तरीका है ना, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सेम नहीं होते। मतलब ये पावर -1 है जो कि 1/g(x) है, और ये g(x) का इन्वर्स है, जो इन्वर्स फंक्शन की हमने कहानी बिल्ड की है ना, तो दोनों बातों में फ़र्क है। अब अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट में कोशेंट रूल लगाए बिना अपना दिमाग लगाना चाहूँ तो मेरा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखिए, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो gx की पावर -1 में अगर मैं अपना चेन रूल अप्लाई करूं तो माइनस, है ना, gx का डिफरेंशिएशन, gx की पावर -1 का डिफरेंशिएशन मुझे क्या देगा, वो देगा gx की पावर -1, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर gx की पावर -2, और उसे अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँ, अगर आप यहाँ पर थोड़े से भी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो मैं यहीं लिख लेता हूँ gx की पावर कितना, -2। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। फिर क्या, चेन रूल कहता है कि अभी तो आपने gx की पावर -1 का डिफरेंशिएशन किया है, gx का डिफरेंशिएशन बाकी है, तो वो कितना हो जाएगा भाई, वो चेन रूल के अकॉर्डिंग होगा g'(x). प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज। सेकेंड फंक्शन क्या है सर, सेकेंड फंक्शन है gx की पावर -1 और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कितना, यानी f'(x). क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं बिना कंफ्यूज हुए? ये आपका प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया है, कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। अब थोड़ा इसे मैं रीस्ट्रक्चर करने में इंटरेस्टेड हूँ, इसे थोड़ा ठीक से लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, तो कैसे लिखेंगे उस पर ज़रा बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं इस पूरे हिस्से को ठीक से लिख रहा हूँ, है ना। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा, पहले मैं वो वाला पार्ट लिखूँ तो चलेगा क्या, f'(x) टाइम्स g(x) का पावर -1, क्या मैं उसे लिख सकता हूँ, गौर से सुनिएगा, f'(x), है ना, जब gx की पावर -1 कोई मुझसे कह रहा है ना, मुझे कहा जा रहा है gx की पावर -1, तो क्या मैं उसे डिनोमिनेटर में लाकर ऐसा लिख सकता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है। अब इधर देखा जाए तो माइनस साइन तो लगा हुआ है और कुछ कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है ज़रा उस पर बात करते हैं। माइनस साइन के साथ जो लिखा हुआ है, पहले तो f(x) और g'(x) लिख लेता हूँ मैं, गौर से सुनिएगा। पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा f(x), है ना, और क्या g'(x), और गौर से सुनिएगा, जब आपने f(x) और g'(x) लिख लिया है तो gx की पावर -2 कैसे डिनोमिनेटर में लाकर मैं लिख सकता हूँ gx की पावर 2, कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से।
अब अगर इस एक्सप्रेशन को ओवरऑल थोड़ा क्लब्ड कंबाइंड मैनर में मैं लिखने की कोशिश करूं तो देखिएगा गौर से, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ। चलो यहाँ पर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैंने gx से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ये हो जाता है और यहाँ ये स्क्वायर हो जाता है। आई होप एलसीएम लेना आसान है। तो एलसीएम क्या आ जाना है भाई, एलसीएम सर आपका आ रहा होगा gx का क्या स्क्वायर। गौर से सुनिएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा f डैश x है ना इंटू क्या g ऑफ x, और यहाँ क्या आ जा रहा है भाई, यहाँ पर आ रहा है आपका g डैश x इंटू ऑफकोर्स f ऑफ x। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? ये जो कंक्लूजन हम दे रहे हैं इससे, क्या आप इसे देखकर कुछ समझ पा रहे हो? मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ ये आपका कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल मतलब अगर कोई मुझसे कभी भी कहे कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स बताइए, जब भी मुझसे कोई कहे जी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स बताइए, तो चाहे तो अपना प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करते हुए चलिए, पर वो अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर आप ऐसे सोचेंगे। तो बजाय मैं क्या करूँगा, मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड की बजाय अब हम ट्रीट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, प्रोडक्ट था तो प्लस, डिवीजन है यानी कोशेंट है तो माइनस, है ना। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगर मैं एक सिंपल से मैनर में आपको ये बात डाइजेस्ट करवाऊं तो यहाँ पर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है डी डी एक्स, है ना। डी डी एक्स के बजाय हम जो यू और वी वाली टेक्निक से चीज़ें समझते हैं, ऐसे दो फंक्शन है यू और वी, उसका डेरिवेटिव लेना है। तो न्यूमरेटर में यू है तो यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज माइनस, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यू एज इट इज यानी न्यूमरेटर एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। मैंने सही लिखा है? हाँ सही लिखा है। डिनोमिनेटर कौन है? वी, तो वी का स्क्वायर। ये आपका कोशेंट रूल है। दैट्स ऑल। क्या आपको बात समझ आई? खैर, आप चाहें तो इसे अपने लिमिट वाले कंसेप्ट जो आपका डिफरेंशिएशन वाली टेक्निक है उससे भी प्रूव कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। फिर वही बात, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, मैंने क्या किया, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये आपके इस फंक्शन का एक्स प्लस एच वाला फॉर्म, और ये आपका एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आपका एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्म अपॉन में एच। अब अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो कुछ चीज़ें रीअरेंज की, रीऑर्गेनाइज की, और कुछ थोड़े से चीज़ों को एडजस्ट करके देखा जाए तो फाइनली मैं वापस इसी कंक्लूजन पर आऊँगा कि ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ये वही बात है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू आपका डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन, ये कोशेंट रूल आई होप समझ आ रहा है। और अगर ये समझ आ रहा है तो क्या अब सीधे बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के पहले सवाल पर आ जाएं, जो कि आपके कोशेंट रूल पर बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का आइडिया क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। आप चाहें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, खुशी खुशी करें, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सर कोशेंट रूल पढ़ा रहे हो और क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल पर दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट रूल एक्चुअली इसमें लगेगा ही नहीं। मतलब लगा सकते हो, लगाने में कोई बुराई नहीं है, पर उस तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे? क्योंकि जब भी ऐसा कुछ दिखे ना, गौर से देखना, x 2x 4x 8x और 16x, तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो, पर मैं आज सिखा रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। इसके लिए जो हम फंडा यूज़ करेंगे वो बस इतना सा है कि आपको याद है sin 2x का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2 sin x cos x। तो चूंकि आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, कल को हम डायरेक्टली इसका कंक्लूजन या रिजल्ट लिखेंगे, पर पहले आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में इसे 2 sin x, ध्यान से सुनिएगा, इसे 2 sin x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब इसे 2 sin x से मल्टीप्लाई किया तो 2 sin x से डिवाइड भी करना होगा। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? गौर से सुनते जाइएगा। अब बचा हुआ हिस्सा क्या है? पूरा क्वेश्चन एज इट इज 2 sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है cos x, है ना, फिर क्या है cos 2x, फिर क्या है cos 4x, cos 8x, और जनाब क्या है cos of 16x। सारी बातें एक तरफ, क्या मैं इससे थोड़ी डील कर सकता हूं? कैसे, वो समझेंगे। देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को समझो। 2 sin x से बाद में बात करेंगे। जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 2 sin x, ये और ये cos x मुझे क्या दे रहा है? ये आपका बन जा रहा है सर, ये आपका बन जा रहा है कितना? cos 2x। डू यू ऑल एग्री विद दैट? कोई परेशानी तो नहीं? अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर cos 2x तो दिख रहा है। मैं कितनी बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट। cos 2x नहीं, ये कितना बन जाएगा? sin 2x। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। 2 sin x cos x कितना हो जाएगा? sin 2x। अब एक छोटा सा काम मैं कर रहा हूँ, मैं वापस अपने न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है? तो देखो अब इसे 2 sin x और cos 2x, फिर से देखो 2 sin 2x और cos 2x, ये क्या बन जाएगा? आई होप अब आपको पैटर्न दिखने लगा है कि ये आपका बन जाएगा कितना? sin 4x। कोई परेशानी तो नहीं है?
सब प्रोडक्ट में चल रहा है, मैं एक एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, यही दिखा दे रहा हूँ, है ना। फिर वापस मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑफकोर्स यहाँ भी 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जा रहा है, देखो भाई ध्यान से, आप इस वाले एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, 2 sin 4x इंटू कॉस 4x, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका sin 4x cos 4x और 2, तो ये बन जाएगा sin 8x, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा sin ऑफ 8x। क्या आपको बातें समझ आ रही है? अब sin 8x अगर मिल रहा है तो मुझे वापस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्या कहानी समझ आ रही है? तो फिर से देखो ध्यान से सर, 2 sin 8x इंटू कॉस 8x, ये कितना बन जाएगा, 2 sin 8x इंटू कॉस 8x, ये बन जाएगा sin 16x। तो यहाँ पर मुझे अगली टर्म में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, sin 16x। और अगर यहाँ sin 16x मिल रहा है तो मुझे वापस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी मैं एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब ऐसा किया तो देखो ज़रा यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर जब देखा जाए तो ये मिल जा रहा है sin 32x। तो जो पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन है इसका न्यूमरेटर क्या बन जा रहा है, वो बन जाता है sin ऑफ 32x। और डिवीजन में अगर देखा जाए तो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 की पावर 5 इंटू ऑफकोर्स कितना, sin x। तो ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन था जिसमें अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाता तो बहुत मेहनत शायद करनी पड़ जाती, वो बस इतना सा सिंपल सा एक्सप्रेशन हमारे लिए बन गया। तो आपको समझ आ रहा है, जब भी ऐसे कॉस के एंगल्स आपके ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टाइप 2 के, है ना, 2 के कॉमन रेशो को फॉलो करते हुए ऐसा एक पैटर्न दिखा रहे होंगे तो आइडिया इस कुछ ऐसा सोच लिया जाए। पर मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ क्या, कहाँ तक जाना है सर, cos 16x, तो sin 16x तक जाना है। तो sin 16 तक जाने के लिए मुझे कितने 2 लगे, मुझे 5 2 लगे, क्योंकि एक इसके लिए लगेगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, तो 1 2 3 4 5, तो 5 2s लगेंगे, यानी 2 की पावर 5 यहाँ पे तो कंज्यूम हो जाएंगे न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में उसको बैलेंस करने के लिए 5 2s मुझे चाहिए होंगे ना, यानी 2 टू द पावर 5 डिनोमिनेटर में दिखेगा। और पैटर्न दिख ही गया था इसी से, बस फिर तो मैंने बस आपको समझाते चला गया। तो मैं कंक्लूड कर दूंगा कि इसके लिए जो आखिरी टर्म आएगी वो होगी sin 16x, तो उसको मैं बना लूंगा किसमें, sin 32x में, इसके साथ मर्ज करके। क्या आपको बात समझ आ रही है? और एक sin x बस डिनोमिनेटर में चलता चला जाएगा अगर आपको आपत्ति ना हो, क्योंकि शुरुआत हमने sin x अपॉन sin x से ही की थी। तो क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसा कैसे और क्यों सोच रहे हैं और इसे हमने ऐसा क्यों ब्रेक किया है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखना, इससे डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इससे डिफरेंशिएट करना था तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं और x की वैल्यू π/4 रख देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है sin ऑफ 32x अपॉन 2 की पावर 5 टाइम्स sin x। हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है सर, डिफरेंशिएशन कहता है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो sin 32x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, सर ये होगा आपका cos 32x। अच्छा, 32x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 32। सुन रहे हैं आप लोग? फिर क्या, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दीजिए। बाय द वे ये जो 1 अपॉन 2 टू द पावर 5 है, इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे बाहर, इन सब से बाहर मैं क्या लिख ले रहा हूँ, इन सब से बाहर मैं अपना ये वाला पार्ट तो लिख ही ले रहा हूँ, क्या है, 1 अपॉन 2 की पावर 5। आई होप इस बात से आप सब सहमत हैं, है ना। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, तो sin 32x cos 32x और 32x का डिफरेंशिएशन 32। डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर क्या आ जाना है यहाँ पर, sin x माइनस, है ना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x, और न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर आपका क्या है भाई, sin ऑफ 32x। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय आप किससे करेंगे, डिनोमिनेटर, ये sin x का क्या, स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? कोई परेशानी इस बात से, ये जो हमने अभी तक किया? अब वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है? आप चाहें तो इसे यहीं से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अपना आंसर लिखना चाहें तो यहीं से भी लिख सकते हैं। पर मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब अगर π/4 रखना है तो π/4 रख के अपना आंसर निकालो, ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, जो आपको ठीक लगे। मेरे ख्याल से कोई फ़र्क बड़ा विशेष बनना है नहीं, तो मैं π/4 रख देता हूँ, क्योंकि सिंप्लीफाई करके भी कोई नहीं, बहुत दूर हम नहीं चले जाएंगे, है ना। तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है, f'π/4। तो जब मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूँ क्या, f'π/4, तो कैसे सोचेंगे ज़रा उस पर बात करते हैं। ध्यान से देखिए, f'π/4 विल बी, गौर से देखिएगा, 1/2⁵। क्या मैं इसे 1/32 लिखूँ, चलेगा? अब अंदर वाले पार्ट को देखो, π/4 मुझे रखना है ना, तो 32 एज इट इज, cos 32 इंटू π/4, 4 का 32 कितना होता है, 8 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, cos 8π, सुन रहे हैं आप लोग, इंटू कितना, sin ऑफ π/4 माइनस, ये हो जाएगा cos π/4
है ना, और इसे देखना क्या हो जाएगा साइन 32 इंटू पाई बाय 4, वही बात वापस 8 पाई, क्योंकि 4 का 32 8 टाइम्स है ना, तो हो जाएगा साइन कितना 8 पाई। बहुत बढ़िया। और डिनोमिनेटर को अगर आप गौर से देखें तो डिनोमिनेटर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर पाई बाय 4। इस तरीके से ये कुछ बना। अब मेरा आपसे कहना है कुछ चीज़ों को नोटिस करिए, कुछ चीज़ों को गौर से देखिए। एक बात बताओ, कॉस 8 पाई और साइन 8 पाई कितने होते हैं? तो पैटर्न देखो, आप अगर चीज़ें नहीं क्लिक कर पाते हो तो ग्राफ देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे चलता है। देखो, जब 0 था तो ये 1 हुआ, जब पाई होगा तो ये क्या होगा -1। फिर से जब ये 2 पाई होगा, जब ये 2 पाई होगा तो वापस 1 होगा, और जब 3 पाई होगा तो -1। तो कॉस के ग्राफ में मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर पाई का एक इवन मल्टीपल है तो वो क्या होता है भाई, वो आपका 1 होता है। क्या आपको बात समझ आई? सिमिलरली साइन के ग्राफ तो बहुत शॉर्टेड से हैं भाई। साइन का ग्राफ इतना मज़ेदार है कि वो तो बस चलता चला जाता है, मतलब 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, यानी पाई का कोई सा भी मल्टीपल हो, पाई का कोई सा भी मल्टीपल हो, वो हमेशा कैसा होता है? देखो अब 0 ही है, क्या आपको दिख रहा है सब जगह? तो क्या हो जाता है 0। तो मैं सबसे पहले तो cos 8 पाई और sin 8 पाई की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दूंगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। सो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, सो आई नीड नॉट बॉदर अबाउट दिस। बहुत बढ़िया। तो अब जो हमारा पार्ट बच रहा है वो क्या बन रहा है भाई, एफ डैश, जो आप पाई बाय 4 निकाल रहे हैं उसमें मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना। एफ डैश पाई बाय 4 में 1/32 तो है ही, तो ठीक है सर, 1/32 एज इट इज़। और अंदर वाले पार्ट पर ज़रा बात करते हैं, क्या लिख रहा है, 32 एज इट इज़। बहुत बढ़िया, ये भी हमारा सॉल्व होना है क्योंकि इससे कैंसिल होगा, देख लेंगे अभी, है ना। cos 8 पाई 1, तो इसको भी नहीं लिख रहा। साइन पाई बाय 4, साइन स्क्वायर पाई बाय 4, तो आई होप आपको ये एक से एक ही कैंसिल होता दिख रहा है। तो बचा हुआ हिस्सा में लिखता हूँ, देखो क्या है ना, 32 है, cos 8 पाई 1 है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, आप बात समझना, ये एक साइन पाई बाय 4 इस साइन पाई बाय 4 से कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में साइन पाई बाय 4 बचेगा, जो कि टेक्निकली कितना होता है, जो कि टेक्निकली मेरे लिए 1/√2 होता है, अगर हमने वैल्यू समझी हैं तो। क्या मैं फाइनली अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ चुका हूँ? क्योंकि देखो 32 से 32 कैंसिल, है ना, सो 1/√2, तो √2 ऊपर गए तो न्यूमरेटर में आ जाना है। ये आपकी वैल्यू होगी किसकी, एफ डैश पाई बाय 4 की। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? हमने इसे कैसे और क्यों निकाला, और ये आपका आंसर एफ डैश पाई बाय 4 √2 इस क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन आया? क्या इस बात में कोई डाउट? आई थिंक एक आसान सा क्वेश्चन है अगर आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में चीज़ें सोचें, बिना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है? आई होप एक एक चीज़ आपको क्लियर है कि हमने कैसे सोचा और कैसे चीज़ों को वर्कआउट किया। वेल, हियर कम्स योर अनदर क्वेश्चन फॉर द डे। यहाँ पर वो क्या लिख रहा है, गौर से सुनिएगा। वो कह रहा है cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, विद जो cos a है आपका वो +-1 के इक्वल नहीं है। तो आपको प्रूव करना है कि जो dy बाई dx है आपका वो cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a है। तो मेरा कहना है कहाँ से शुरू करें? देखो छोटा सा काम, ध्यान से सुनना। मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx। अगर dy बाई dx तक आना है तो क्या आप ये बात से सहमत हो कि अगर मैं सर dx बाई dy निकाल लूँ, अगर मैं dx बाई dy निकाल लूँ और उसका रेसिप्रोकल ले लूँ, उसका रेसिप्रोकल ले लूँ, तो क्या वो भी आपके dy बाई dx के इक्वल होगा? बेशक ये होगा, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल। तो जो dx बाई dy आएगा उसका जो रेसिप्रोकल होगा वही dy बाई dx के इक्वल होगा। मतलब dx बाई dy आप समझ रहे हो उसका क्या मतलब है? dx बाई dy का मतलब है जनाब कि आप x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों नहीं। अगर y x का एक फंक्शन है तो संभावना है x भी तो y का एक फंक्शन हो सकता है इनवर्स। आपको बात समझ आ रही है? यानी यहाँ पर इसे ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अगर cos a प्लस वाई को वहाँ शिफ्ट किया तो x विल बी इक्वल टू कितना, ध्यान से देखो, cos y अपॉन ऑफ कोर्स कितना, cos ऑफ a प्लस वाई। पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये पार्ट समझ आए कि x को मैंने ऐसा कैसे लिखा। और अगर मैं x को ऐसा लिख पा रहा हूँ तो मैं सारी बातें छोड़ dx बाई dy निकालने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ। आई होप वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद ये मेरी हेल्प करेगा। तो मैं dx बाई dy जब निकालने चला तो गौर से देखो भाई क्या करेंगे हम निकालना चाह रहे हैं अभी तो फिलहाल dx बाई dy। वो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन। तो पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, है ना। जैसे ही डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया मतलब क्या, cos स्क्वायर a प्लस वाई। आई होप आपको बात समझ आ रही है ना। फिर क्या, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो cos y। आई होप यू आर रियलाइजिंग अब हम y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो cos y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन y। आई होप यू ऑल आर ओके विद दैट। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, तो यहाँ पर अगला पार्ट जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, cos ऑफ
थोड़ा सा मैं कुछ तो भी लिख दे रहा हूँ, ये तो साइन वाई था, ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ ए प्लस वाई। फिर आप क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। कोई परेशानी इस बात से? अब क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अब आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, तो कॉस वाई अगर ये होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता माइनस साइन वाई, लेकिन ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन ए प्लस वाई, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चेन रूल के अकॉर्डिंग ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि ए तो 0 और वाई का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू दिस विल बी नथिंग। पर आप न्यूमरेटर को लिखना भूल रहे हो सर, तो यहाँ पर आप एक और चीज़ क्या लिखोगे, कॉस वाई। क्या इतनी बात समझ आई कि ये जो हमने लिखा है एक्सप्रेशन, ऐसा क्यों और कैसे लिखा? अब मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें चीज़ों को तो देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए, देखो ध्यान से, क्या आपको नहीं दिख रहा साइन, देखो इस नेगेटिव साइन को यहां पर रखो, है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई होप आपको दिख रहा है। अगर मैं ए प्लस वाई को थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लूं और वाई को बीटा मान लूं, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर साइन अल्फा माइनस बीटा। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है। तो न्यूमरेटर में जो हम क्या निकालना चाह रहे हैं भाई, डी एक्स बाई डी वाई, इसके न्यूमरेटर में क्या मैं साइन अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ, और साइन अल्फा माइनस बीटा होगा क्या, आई होप आपको रियलाइज हो रहा है। साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या था, अल्फा ए प्लस वाई माइनस वाई। क्या आप मेरी बात रियलाइज कर पा रहे हो? अगर आप भूल जाओ, मिस कर जाओ, तो मैं लिख देता हूँ ए प्लस वाई, अल्फा माइनस बीटा, जो कि क्या है वाई। और डिवीजन में क्या चल रहा है भाई, डिवीजन में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए प्लस वाई, तो ये बन रहा है कॉस स्क्वायर कितना, ए प्लस वाई। क्या यहाँ तक आप सब साथ में है? फिर क्या, फिर तो मेरा कहना है आई थिंक हमने क्रैक कर लिया है इस क्वेश्चन के इस पार्ट को। अगर आप गौर से देखें तो कैसे क्रैक किया सर, गौर से देखो, डी एक्स बाई डी वाई, इसका अगर रेसिप्रोकल मैंने लेना चाहा तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर देखो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डिनोमिनेटर जो है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई न्यूमरेटर में आ जाना है, और न्यूमरेटर क्या था, साइन ए, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाना है। और मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ क्या मुझसे वो यही बोल रहा था प्रूव करने को। आई थिंक वो हमसे यही प्रूव करने को कह रहा था। तो क्या ये क्वेश्चन और ये पार्ट स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको समझ आया है, इस क्वेश्चन को कैसे सोचना था? यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें? आई होप अब चीज़ें आप समझ पा रहे हैं कि कैसे आपसे एक्सपेक्ट की जाती है और कैसे आपसे चाहा जाता है कि आप उन चीज़ों को वर्कआउट करें। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, तो इस सीरीज का आपको सम निकालना है यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो कहने को इस सीरीज का सम हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल तो मुझे ज़्यादा तरीके नहीं पता है सर, क्योंकि प्रोग्रेशन और सीक्वेंस इन सीरीज वाला चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है। तो मैं तो अपना डिफरेंशिएशन या बाइनोमियल वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं लगा रहा, मैं तो अपना डिफरेंशिएशन यूज़ करके इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन डिफरेंशिएशन कहता क्या है, जब हम बाइनोमियल और सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ेंगे ना, तो दोनों ही चैप्टर में हम ये डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं इस पॉइंट को एज अ रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ जो हम पढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, ना सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम में हम पढ़ेंगे तब, बल्कि सीक्वेंस एंड सीरीज में भी इस बात को हम पढ़ेंगे कि आप ये देखोगे कि जब आप ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हो, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस गोज ऑन टिल व्हाट, टिल एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो आप इस एक्सप्रेशन को लिखते हुए पाते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। अब सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा यकीन करिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो। देखो आप ध्यान से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले मैं, चलो अब बात निकली है तो इस बात को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा डिस्कशन, सॉरी अरिथमेटिक बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, आई एम रियली सॉरी। फर्स्ट टर्म उसमें होता है ए, फिर उसका अगला टर्म क्या होता है ए आर, फिर उसका अगला टर्म क्या होता है ए आर स्क्वायर, है ना। और इसे चलते चलते चले जाते हो आप nth टर्म तक, जो कि होता है ए आर टू द पावर n माइनस 1। अब ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये सब है क्या, उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट टर्म तो आपका ए रहा, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और आप फर्स्ट टर्म को एक किसी फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो। जब आप इसे किसी फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो होता है कॉमन रेशो। क्यों? क्योंकि इस सेकंड टर्म को अगर मैंने उसी फिक्स्ड वैल्यू r से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। ऐसे r से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, अगला टर्म मिलता चला जाएगा। इन सारी बातों का मतलब क्या है? इन सारी बातों का बड़ा साधारण सा मतलब बस इतना सा है जनाब, कि अगर इस सीक्वेंस का मैं सम करना चाहूँ तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। अभी बस आप याद रखिएगा, ये जो सम है कौन सा, ए है ना, प्लस ए आर स्क्वायर, ये जो आपका चलता चला जा रहा है कहाँ तक, nth टर्म तक, जो कि है ए आर टू द पावर n माइनस 1। इस सम का सीधा सा स्पष्ट सा फॉर्मूला ये होता है, आप इसे लिखते हैं a टाइम्स, ध्यान रखिएगा a यानी फर्स्ट टर्म टाइम्स r टू द पावर n माइनस 1, या फिर आप 1 माइनस r टू द पावर n भी लिख सकते हैं, अपॉन में कितना 1 माइनस
आर। क्या बात आप समझ पा रहे हो? अब अगर मैं इसी लॉजिक, इसी पैटर्न पर, इसी सीक्वेंस पर बेस्ड यहाँ पर आपसे बात करूँ तो देखो ना, ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पर आपका जो ए है वो 1 है, और यहाँ पर जो कॉमन रेशो है आपका वो क्या है भाई? वो आपका x है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और अगर मुझे ए और आर दोनों पता चल गए हैं तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स का, अब ये एन टर्म्स कैसे? क्योंकि फर्स्ट टर्म में x की पावर 0 है, सेकंड टर्म में x की पावर 1, तो nth टर्म में x की पावर n-1 मिलेगा। तो इन एन टर्म्स का सम होगा a यानी 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू 1 माइनस एक्स टू द पावर, मतलब r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यही बात यहाँ पर हमने डिस्कस की है। ये आपका इस तरीके से एक रिजल्ट है जो आपको पता होगा, पता चल जाएगा और याद रखना होगा। बाइनोमियल में भी हम इसका एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। खैर, अभी फिलहाल अगर मैं अब काम की बात पर हूँ तो इस रिजल्ट से इसका क्या वास्ता? मेरा कहना है काफ़ी कुछ है। अगर आप गौर से देखें तो मैं LHS और RHS दोनों को, रिपीट, मैं LHS और RHS दोनों को डिफरेंशिएट करता हूँ। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ऐसे करते करते चला गया तो लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन होगा n-1 x की पावर n-1 यानी n-2। अब ये जो एक्सप्रेशन है मेरे ख्याल से यही बन गया है अगर आप गौर से देखें तो मुझे इसका जो रिजल्ट चाहिए वो इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है भाई? एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। और इसे अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मेरा जो थॉट है वो यही है कि सर कोशेंट रूल से बेहतर अभी कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, है ना? तो क्या करें? कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आप कर दीजिए पहले। तो डिनोमिनेटर क्या है भाई? 1 माइनस एक्स, तो इसका तो आप स्क्वायर कर ही दीजिए। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस एक्स का जब डिफरेंशिएशन किया तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एन एक्स टू द पावर कितना? n-1। और इसके साथ प्रोडक्ट में क्या आएगा? डिनोमिनेटर, जो कि कितना है? जो कि होगा आपका 1 माइनस एक्स। क्या आपको बात समझ आई? माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो कितना आएगा? +1 इनटू न्यूमरेटर एज इट इज, जो कि कितना है भाई? 1 माइनस एक्स टू द पावर n। क्या पहले तो ये पार्ट आपको समझ आ रहा है जो जस्ट अभी हमने किया है, जो पूरी कहानी हमने यहाँ लिखी है? इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है। कैसे थोड़ा स्ट्रक्चर किया जा सकता है, कैसे थोड़ा ठीक किया जा सकता है, कोशिश कर लेते हैं। यहाँ से देखो, इस वाले पार्ट को अगर मैं अंदर पुश करता हूँ तो देखो क्या मिलता है? nx टू द पावर n-1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस nx टू दी पावर कितना? n-1। लेकिन जैसे ये x से मल्टीप्लाई हो तो x की पावर 1 है, वहाँ क्या है? x की पावर 1 है। और अगर x की पावर 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो ये पावर 1 में ऐड हो जाएगी। n-1 प्लस 1 क्या दे देगा? n। तो ये मुझे क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? n x टू दी पावर कितना भाई? n। डू यू ऑल एक्सेप्ट दैट? आई होप कोई परेशानी नहीं है। और ऑफ कोर्स फिर क्या मिल रहा है सर? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है 1 और ये है कितना? माइनस एक्स टू दी पावर n। कोई परेशानी, कोई इशू आई होप नहीं है। डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लियर हैं। अभी क्या, अब अगर मैं देख पा रहा हूँ तो क्या मैं छोटा सा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का स्कोप देख पा रहा हूँ क्या सर? कि देखो, कुछ चीज़ें मैं दोबारा रीराइट करने में इंटरेस्टेड हूँ। जैसे कि अगर इस पार्ट को और इस पार्ट को एक साथ कंसिडर करें तो कुछ फ़ायदा होगा क्या? कोशिश करके देख लेते हैं, है ना? हम क्या कर रहे हैं? हम इन दोनों पार्ट्स को, कौन कौन से, इस पार्ट को और इस पार्ट को एक साथ लिख कर देख रहा हूँ, और इस पार्ट को और इस पार्ट को एक फैक्टर के तौर पर देख रहा हूँ, तो शायद कुछ सिंप्लीफिकेशन हो तो वही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर, या फिर कोई और तरीका। तो मैं इस सिंप्लीफिकेशन के साथ ही आगे बढ़ता हूँ। मेरे ख्याल से कोई और ज़्यादा इसमें गुंजाइश है नहीं, पर फिर भी अगर मैं सिंप्लीफिकेशन पर देखूँ, बाय द वे आप इसे भी आंसर कंक्लूड करें तो कोई बुराई नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ फैक्टर अगर कैंसिल हो जाए तो बहुत खुशी की बात होगी। मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि क्या, इससे, अब रियली सॉरी, इससे और इसे एक साथ रख लेते हैं। तो x की पावर n कॉमन ले लिया, है ना? x की पावर n अगर कॉमन ले लिया तो बच क्या जा रहा है? देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये बच रहा है n-1, है ना? यहाँ पे क्या बच रहा है भाई? हमारा n-1 पहले तो, और दूसरी चीज़ें क्या बच जा रही हैं, ज़रा उन पर भी बात कर लेते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से कोई विशेष चीज़ें बच नहीं रही हैं। 1 माइनस nx टू द पावर n-1, तो यहाँ पर क्या बच रहा है? +1 माइनस nx टू द पावर n-1। कोई खासा फ़ायदा हुआ नहीं, बट ठीक है, अब जो लिखना था, कुछ तो आंसर कंक्लूड करना था, तो ये इस तरीके से हम इस फॉर्म में से लिख देंगे, जो कि क्या होगा? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब जो सीक्वेंस है जिसका आप सम लिखना चाह रहे थे वो कुछ इस तरीके से आएगा। इस बात से कोई परेशानी? क्या अब आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन पर जब डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें हम कैसे सोचेंगे? आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हो रही है कि कैसे IIT JEE आपसे
क्वेश्चंस को मर्ज करके पूछता है, मतलब वहाँ क्वेश्चन एक आता है लेकिन उसमें कई सारे कंसेप्ट वो मर्ज कर देता है, अलग अलग जगह से अलग अलग चैप्टर के अलग अलग कंसेप्ट एक साथ मर्ज मिंगल होके पूछे जाते हैं और इतना क्यूमुलेटिव, इतना कलेक्टिव नॉलेज आपका एसेस किया जाता है। जैसे पहला असाइनमेंट क्वेश्चन आज का आपका ये रहा, वो बोल रहा है इस एक्सप्रेशन में x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करिएगा, क्योंकि हिंट है इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिएगा, आपको क्लिक कर जाएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। सोचिएगा थोड़ा, अब बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्या मैं मूव करूँ अगले असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ? वेल, हियर कम्स योर नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे असाइनमेंट क्वेश्चन आपके काम के हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं। वेल, इसके बाद अगर मैं अगले असाइनमेंट क्वेश्चन पर आऊँ तो ये रहा आज का आपका थर्ड असाइनमेंट क्वेश्चन। इसके बाद वेल, हियर कम्स योर फोर्थ असाइनमेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन देखें तो ये है आपका फिफ्थ असाइनमेंट क्वेश्चन। आई होप चेन रूल पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, कुछ कहने की या बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है। देन दिस इज़ योर सिक्स्थ असाइनमेंट क्वेश्चन। इसमें भी मैं कहूँगा चेन रूल का ही सारा खेल है, अगर आपको सारी बातें याद है तो। कोई विशेष ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं पता हो। आई होप a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, और चीज़ें सोचते चले जाना है। और ये अच्छे क्वेश्चन है आपके, जो भी बेसिक्स अभी हमने पढ़े, जो बहुत बेसिक सी चीज़ें हमने डिफरेंशिएशन की पढ़ी हैं, उनको बहुत कंसोलिडेट करेंगे आपके ये सारे क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, सोचिएगा दिमाग लगाकर कि कैसे इसे वर्कआउट किया जा सकता है। वेल, हियर कम्स अगेन, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल बात बन जाएगी। फिर नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी एक काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन। आप चाहें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, या फिर मैं एक सजेशन दूं तो मैं बस इतना सा कहूँगा कि लॉग ले लेना। लॉग ले लेना शायद बात बन जाएगी, पर आपको अभी लॉग वाई के थ्रू चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो आप अभी प्रोडक्ट रूल ही लगाइए। बट मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखो, बात बन जाएगी। चलो मैं हिंट देता हूँ, कुछ मत करो, इस पूरे LHS को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस एक्स से डिवाइड करो। जब भी ऐसा दिखे ना, जैसे हमने वो cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x, cos 16x वाला क्वेश्चन किया था, वैसा ही एग्जैक्ट पैटर्न यहाँ भी आपको दिखेगा और आप इसे कर लेंगे क्रैक। बस ये कर देना, इस 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, आपको खुद चीज़ें दिख जाएंगी, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। यकीन करिए, आपको खुद चीज़ें दिख जाएंगी जब आप ये करेंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन वो कह रहा है इफ g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f एंड f डैश x इज sin x, देन प्रूव दैट g डैश x जो होगा वो cos x gx होगा। यकीन करिए, वही थॉट जो हमने अप्लाई किया है। क्या कह रहा है वो, g जो है आपका वो इन्वर्स है किसका, f ऑफ x का। बस यही कहानी पर सारी कहानी बिल्ड होगी कि आपका g ऑफ f ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा, x। आप चाहते हैं तो f ऑफ g ऑफ x भी x लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और इससे अगर मैं दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करूँ, चेन रूल लगाऊँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। कुछ चीज़ें सोचनी है, जो मेरा मानना है आप निकाल सकते हैं, तो कोशिश करिएगा, आसानी से आप वर्कआउट कर लेंगे, कहीं नहीं जा रहा ये क्वेश्चन। मेरा बस आपसे ये कहना है कि अभी हमने डिफरेंशिएशन की बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है। बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, जैसे अभी तक हमने क्या समझा, डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली है क्या, डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्या है, डिफरेंशिएशन के बहुत छोटे मोटे रूल्स, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और चेन रूल सबसे ज़रूरी और ख़ास बात। अब हम डिफरेंशिएशन की बारीकियाँ, गहराइयाँ एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और काफ़ी सारी मज़ेदार सी चीज़ें सीखेंगे। आई होप आप जानते हो ये तैयारी आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की करवाई जा रही है। इस तैयारी में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर किया है और अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद ऑफ कोर्स वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देन अलजेब्रा और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ चीज़ें कंक्लूड करेंगे। इस तैयारी में हमने सिस्टमैटिकली चीज़ों को किया है। सिस्टमैटिक का मतलब होता है हम कंसेप्ट सीखते हैं, उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं, आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और फिर JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ हर चैप्टर को हम कंक्लूड करते हैं। इस तरीके से तैयारी बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में, फुल फ्लेजेड कॉम्प्रहेंसिव मैनर में करवाई जा रही है। एक और ज़रूरी बात, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम यानी पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, इसके साथ साथ आपका सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला कवर किया। देन अब हम कैलकुलस में रिलेशंस एंड फंक्शंस से शुरुआत की थी, लिमिट्स कर चुके हैं और अब हम डिफरेंशिएशन पर हैं। इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, देन हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मोनोटोनोसिटी, और उसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशंस पर हम शिफ्ट होंगे। कैलकुलस पूरा खत्म हो जाने के बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो 2 सिंपल से चैप्टर्स है बट वो कई ज़्यादा स्टूडेंट्स को बॉदर करते हैं, हम बहुत स्मूथ से मैनर में बहुत इजीली उन्हें समझेंगे और आप ये जान पाएंगे कि बहुत इजीली आप एक अच्छी कमांड इन दोनों चैप्टर्स पर भी डेवलप कर सकते हैं, जो एक अच्छा वेटेज कैरी करते हैं आपकी दोनों ही एग्जाम्स में। देन हम कहाँ शिफ्ट होंगे, हम अलजेब्रा पर आएंगे, जहाँ आपके सारे सिंगल इंडिविजुअल टॉपिक्स जैसे सेट्स,
logarithm, theory of equations, complex numbers, आपके matrices and determinants, probability, permutation and combination, binomial theorem, mathematical reasoning, statistics, जो भी ये सारे individual single topics हैं, हर एक topic cover करेंगे। एंड देन हम शिफ्ट होंगे अंत में ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री को लेकर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो निश्चिंत रहिए, हम IIT JEE वाले चैनल पर ट्रिगो और कई सारे दूसरे भी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से भी रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। हमने पूरी चीज़ें वहाँ भी डिटेल्ड मैनर में कवर की हैं, चाहे वो आपके थ्योरी हो, कंसेप्ट्स हो, एग्जाम्पल्स हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, असाइनमेंट क्वेश्चंस हो, या फिर IIT JEE मेंस या JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, थरोली ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो अगर आपको लगता है कि ट्रिगो के लिए आपको चीज़ें अभी से पता होना ज़रूरी है कि आपके बाकी सेक्शंस कवर हों, तो आप बिल्कुल वहाँ से साइमल्टेनियसली पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। खैर, जिस चैप्टर में जितनी ट्रिगो की ज़रूरत होगी उतना हम यहाँ भी अपने रेगुलर लेक्चर्स के दौरान डिस्कस करेंगे। तो तैयारी फुल फ्लेजेडली बहुत स्मूथली चलती रहेगी, बस आप निश्चिंत होकर चीज़ें पढ़िए। एक और बहुत खास और बहुत ज़रूरी बात इस तैयारी में, ये जो तैयारी है ट्रिग्नोमेट्रिक की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये हर एक चीज़ हम कवर करके कंक्लूड करेंगे और सेम फिलॉसफी के साथ। और सबसे खास आइसिंग ऑन द केक इज हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं बिना कोई चार्जेस लिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो तैयारी है इसमें आप हमारी नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करना होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करके। विद दैट आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। लेट्स कल्मिनेट दिस लेक्चर हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।